नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक पढ़ा था। आज सेट 2 में हम लोग 51 से लेकर 100 तक पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं सीटेट के पेपर 2 के लिए भूगोल विषय के प्रश्न को। यह 100 प्रश्न आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन 100 प्रश्नों को भी पढ़ लेंगे तो आप 20 में 20 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको ये पूरा वीडियो देखना है। कल वाली गलती हम नहीं करेंगे, इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के सबसे निकट है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा वहन कहते हैं, अर्थ ट्विन कहा जाता है। तो दोस्तों ये शुक्र ग्रह कहाँ है? वीनस। शुक्र ग्रह जो है, वीनस जो है वो आकार में, साइज में पृथ्वी के एकदम सबसे बराबर है। सूर्य ग्रह का आकार, घनत्व, व्यास लगभग सब पृथ्वी के समान ही है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा वहन कहा जाता है, इसलिए इसको अर्थ ट्विन कहा जाता है। चलिएगा, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं, ध्रुवीय बिंदु को छोड़कर या कुल रेखाओं की संख्या की मानक गणना के अनुसार विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण की कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? पूछ रहा है कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं, जो ध्रुवीय बिंदु है उसको छोड़कर कुल अक्षांश रेखाओं या कुल रेखाओं की संख्या मानक गणना के अनुसार विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण की कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो हम बात करेंगे विषुवत वृत्त जो है वह ग्लोब के बीचों बीच वाला, और ध्रुवीय जो बिंदु है वो ऊपर और नीचे का, और इन दोनों के बीच में कितने कितने हैं? तो इन दोनों के बीच में उत्तरी गोलार्ध में कुल मिलाकर 90 रेखाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कुल मिलाकर 90 रेखाएं हैं। इनकी कुल संख्या 180 होती है, तो कुल मिलाकर 180 रेखाएं, अक्षांश रेखाएं होती है। और अगर हम इक्वेटर को, जो विषुवत वृत्त है, इसको गिन ले तो कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं होती है। ग्रीनविच, जिसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, से यदि कोई स्थान 15 डिग्री पूरब में है तो वहां का स्थानीय समय ग्रीनविच से कितना आगे या पीछे होगा? तो अगर कोई स्थान ग्रीनविच से, जो 0 डिग्री देशांतर है, उससे 15 डिग्री पूरब में होगा तो उसका समय ग्रीनविच से 1 घंटा आगे होगा। क्या होगा? 1 घंटा आगे होगा। अगर 15 डिग्री पश्चिम में होगा तो 1 घंटा पीछे होगा, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में पूरा राउंड लगाता है ना, 360 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। तो इसलिए 15 डिग्री घूमने में 15 × 4, तो कुल मिला के 60 मिनट लगेगा, कि जो कि 1 घंटा आगे है। अगर कोई 30 डिग्री 0 डिग्री से आगे रहेगा पूरब की तरफ, तो वहां वह समय उससे 2 घंटा आगे होगा। समझ में आ रही बात? चलिएगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति का कारण क्या प्रभाव पड़ता है? पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे यहाँ मकर संक्रांति के समय सबसे लंबा दिन, क्या कहते हैं, मकर संक्रांति होता है, जिसके तरह सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में भी दोस्तों यही होता है। यहाँ सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, अपने यहाँ जून में होता है ऐसा, दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में होगा। अपने यहाँ सबसे छोटी रात होगी इस दिन। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और लंबा दिन होता है। यदि किसी मानचित्र पर छोटे पैमाने, स्मॉल स्केल का प्रयोग किया गया है तो इसका अर्थ क्या है? तो किसी मानचित्र पर अगर स्मॉल स्केल का उपयोग किया गया है तो इसका मतलब है बड़े क्षेत्रफल वाले देशों या महाद्वीपों को कागज पर दिखाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। छोटे स्केल का प्रयोग बड़े देशों या फिर बड़े क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों को नक्शा में, कागज में दिखाने के लिए किया जाता है।
जब बड़े देश या महादेश को एक छोटे कागज पर दिखाना होता है तो छोटे पैमाने जैसे कि 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। जीव मंडल बायोस्फीयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? यह केवल जलमंडल का भाग है। क्या बायोस्फीयर केवल जलमंडल है? तो यह बिल्कुल गलत है। यह वह सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और जीवन मौजूद होता है। यह सही है, लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यह वायुमंडल की सबसे उत्तरी परत है। यह सबसे सटीक नहीं, ऊपरी परत है, लेकिन नीचे वाला भी हो जाता है। इसमें केवल पेड़ पौधे शामिल है, ये भी गलत है। तो सबसे सही उत्तर जो है वह है यह वायुमंडल का वह सीमित क्षेत्र जहां पर स्थल, जल और हवा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जीव मंडल पृथ्वी का वह संकरा क्षेत्र है जहां जीवन संभव है। सभी जीवित जीव इन तीनों मंडल में रहते हैं। कौन तीन मंडल जी? तो जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों को मिला के बनता है जीव मंडल। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जी? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप है, पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध मतलब मैप, बीच में इक्वेटर और नीचे वाला हिस्सा हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध। हम लोग क्या है, अगर 20 सही से काट दे तो हम लोग उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त। गर्त क्या होता है, ट्रेंच क्या होता है, बाद में बात करेंगे। पहले बताते हैं कि पृथ्वी का सबसे गहरा मारियाना गर्त किस महासागर में है। तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे गहरा जो ट्रेंच है, मारियाना ट्रेंच या फिर मारियाना गर्त, यह पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर में स्थित है। अब गर्त क्या होता है, जैसे कि देखिए यह जमीन है, इसके ऊपर सागर है ना। अब हमको पता है जमीन का भी, सागर के नीचे जो जमीन है उसकी भी संरचना हमारे जैसे जमीन का है। तो कहीं पहाड़ होगा, कहीं खाई होगी। तो जहां खाई है ना, खाई जैसे ये जमीन है और यहाँ सागर है, यहाँ खाई है, तो समुद्र के अंदर वाली खाई को जो कहते हैं उसको कहते हैं ट्रेंच। तो दुनिया का सबसे, पृथ्वी का सबसे गहरा ट्रेंच जो है, गर्त है, उसे मारियाना गर्त या फिर मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो कि पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु भी कहा जाता है। हिमालय और आल्प्स किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? आल्प्स पर्वत और हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो यह सब फोल्डिंग माउंटेन है, चाहे फोल्ड माउंटेन है। इसको वलित पर्वत कहते हैं। जब पृथ्वी का कोई टुकड़ा दूसरे टुकड़े से टकराता है तो यहाँ कुछ सेडिमेंट उठ जाते हैं, जिसको वलित पर्वत कहा जाता है। जब इधर से दबाव बनता है और इधर से दबाव बनता है तो वलित पर्वत बनता है। जैसे कि हिमालय पर्वत भी बना है, यह सब क्या है, वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। इसका निर्माण विवर्तनिक प्लेटों के टकराने और परतों के मुरझाने से बनता है। वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज आसानी से और सुरक्षित रूप से उड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी उथल पुथल नहीं होता? तो दोस्तों समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन सुरक्षित रूप से उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी उलटफेर नहीं होता है। किस मंडल में? तो समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में मौसम और बादलों की घटना नहीं होती। यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। पृथ्वी की सतह पर हवाओं के मुड़ने विक्षेपण के लिए मुख्य रूप से कौन सा बल उत्तरदायी होता है? हवाओं के मुड़ने के लिए पृथ्वी के सतह पर कोरियोलिस बल, जिसको क्या कहते हैं, जो पृथ्वी के घूमने के कारण बनता है, पृथ्वी के लगातार घूमने के कारण एक बल बनता है जिसको कोरियोलिस बल या फिर कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इसी के कारण पृथ्वी के सतह पर हवाओं में मुड़ने की प्रक्रिया होती है। जो सही उत्तर आपका है कोरियोलिस बल। जब ठंडी और गर्म वायु राशियां आमने सामने मिलती है तो गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को क्या कहते हैं? देखिए एक तरफ से गर्म हवा आ रहा है, दूसरी तरफ से ठंडा हवा आ रहा है। अब ये जो गर्म हवा है
और ये जो ठंडा हवा है, जब दोनों एक दूसरे में टकराएंगे तो गर्म हवा ऊपर उठने लगेगा, ठंडा हवा नीचे जाने लगेगा, गोल गोल बवंडर बना देगा। क्या बना देगा? बवंडर। और इसके कारण होगी वर्षा। तो इस वर्षा को कहेंगे चक्रवाती या वाताग्र। इसको साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल कहेंगे। देखिए दोनों हवा टकराएगी तो हाँ गोल गोल होगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये लगातार ऊपर जाएगा नीचे, तो या गोल गोल होगा, ये चक्रवात हो जाएगा। इसके कारण जो वर्षा होगा इसको चक्रवाती वर्षा या फिर फ्रंटल रेनफॉल कहेंगे। साइक्लोनिक रेनफॉल भी इसको कहते हैं। ये चक्रवातों या वाताग्रों के सहारे जब विपरीत स्वभाव की वायु राशियां मिलती है तब चक्रवाती वर्षा होती है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मत्स्य पालन के लिए विश्व के सबसे बेहतरीन, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक कहाँ पाए जाते हैं? फिशिंग के लिए विश्व के सबसे बेहतरीन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं जी? तो फिशिंग के लिए विश्व के सबसे बेहतरीन क्षेत्र वहां पाए जाते हैं जहां गर्म और ठंडी महासागरीय धारा मिलती है। अब देखिए इससे क्या होता है, जब गर्म और ठंडी महासागरीय धारा मिलती है ना, तो यह मछलियों के विकास के लिए सबसे अनुकूल होता है, मिलन के लिए सबसे अनुकूल होता है। किसके? प्लवक के विकास के लिए। और प्लवक क्या है? मछलियों का भोजन है। तो वहां मछलियों का विकास बहुत तेजी से होता है, क्योंकि वह गर्म और ठंडा वाला जहां जलधारा मिला ना, वो बहुत अनुकूल हो जाता है, क्योंकि वहां के उसका खाना जो मछली का होता है उसका विकास होता है। कौन सा? प्लवक। बृहत ज्वार, जिसको स्प्रिंग टाइड महीने में कब उत्पन्न होते हैं? तो जो बृहत ज्वार होता है, जो मतलब ज्वार भाटा आपको पता है, चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र की, गंगा की, नदियों की लहरें दिन में एक बार ऊपर नीचे होती है। तो यह कब जा बहुत बृहत मतलब बहुत भारी रूप से होगी? तो जब होगी, जब क्या कहते हैं, पूर्णिमा या फिर अमावस्या होगा, जिस दिन सूरज और चांद एक सीध में होगा, है ना, पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, तो इस दिन इसका बल बहुत ज्यादा होगा ना, तो बृहद ज्वार जो है, स्प्रिंग टाइड है, वह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उत्पन्न होती है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों, जिसको मानसूनी वन, सदाबहार वन कहते हैं, जो अमेजोन के बेसिन में पाया जाता है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? यह कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराती, बिल्कुल सही बात है। यह सूक्ष्म मौसम पानी की कमी से बचने के लिए, नहीं, यहाँ पानी की कमी होती नहीं, मरुस्थल तो होता ही नहीं, केवल कार्य, बिल्कुल नहीं। देखिए मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया है, मैं इसको मानसूनी वन को वर्षा वन समझ रहा था, वर्षा वन समझ रहा था। मानसूनी वन जो अपने यहाँ होता है, चलिएगा, जो अपने भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है, मानसूनी वन जो उत्तर भारतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, यह क्या होता है कि यह गर्मी के मौसम में पानी की कमी से बचने के लिए वर्ष के निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देती है। कभी पत्तियां को नहीं गिराता जी, कभी पत्तियां, जो अमेजोन के जंगल सदाबहार जंगल हैं, वो अपनी कभी पत्तियां नहीं गिराती। तो मानसूनी जो जंगल हैं वह अपनी पत्तियां वर्ष के एक समय में गिरा देते हैं, जिससे वह पानी की कमी को झेल सके। लद्दाख में पाई जाने वाली पक्षी की प्रसिद्ध प्रजाति जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र है, वो कौन है? कौन ऐसा पक्षी है जो लद्दाख में पाया जाता है और यह पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक केंद्र है? तो कहाँ गई? मैगपाई और तिब्बती गदहा। क्या है? मैगपाई और या फिर इसको कहते हैं और तिब्बती गदहा। यह प्रवासी पक्षी जैसे रेड स्टार्क और ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये सब क्या है? पाए जाने वाले प्रसिद्ध पक्षी है जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र होता है। लद्दाख में विभिन्न प्रकार के दुर्लभ चिड़िया और प्रवासी पक्षी ग्रीष्म काल में आते हैं, यह बात हमको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल का उदाहरण है जो शीत में बोई जाती है? तो सीधी सी बात है, रबी की जो फसल होगी शीत में बोने वाली, उसको कहते हैं गेहूं। क्या है? गेहूं कौन सा फसल है जी? रबी का फसल है। रबी की फसलें अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काटी जाती है, जिसमें गेहूं, चना और जौ प्रमुख है। टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को जमशेदपुर में कब स्थापित हुआ था जी? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को जमशेदपुर में कब स्थापित हुआ था? तो टिस्को जमशेदपुर में 1907 में स्थापित हुआ था। साक्ची में स्वर्णरेखा और खरकई जैसी नदियों के पास 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी, जो भारत का पहला
प्रमुख निजी इस्पात कारखाना था। कैसा? निजी इस्पात कारखाना। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ध्यान रखना, नहीं करता है। स्थलाकृति। स्थलाकृति बिल्कुल प्रभावित करती है जी, जैसे पर्वत मैदान। जलवायु यह भी प्रभावित करती है। सिनेमा हॉल मनोरंजन के साधन की उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। मिट्टी की उर्वरता प्रभावित करती है। तो आपका सही उत्तर होता है सी, क्योंकि हमने पूछा नहीं, और नहीं क्या है? सिनेमा हॉल और मनोरंजन का साधन हो तो उससे कितना फर्क पड़ेगा कि कौन लोग बसेगा वहां। इससे ना फर्क पड़ेगा कि स्थल कैसा है, पर्वत है कि मैदान है, जलवायु कैसा है, या फिर मिट्टी की उर्वरता कैसी है, इससे फर्क पड़ेगा ना जी। संसाधन संरक्षण से क्या अभिप्राय है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। संसाधन संरक्षण से क्या अभिप्राय है? संसाधन के संरक्षण का अभिप्राय है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, उन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखना। सही उत्तर आपका होता है बी। संरक्षण का मतलब बचाना होता है, और बचाने की बात सिर्फ ऑप्शन बी में किया गया है। पृथ्वी के सतह के नीचे उत्पन्न होने वाले बल जो अचानक तीव्र गति से हलचल पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंदर उत्पन्न होने वाले बल और जो तीव्र गति से, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी होता है, हलचल पैदा कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जो अंदर होगा वह इंडोजेनिक होगा ना, इंडोजेनिक फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडोजेनिक फोर्स, अंदर जात बल, जो अंदर से जन्म लिया हो। पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में काम करने वाले बलों को अंतर्जात बल कहते हैं, जो कभी भी अचानक, आकस्मिक और कभी धीमी गति से कार्य करते हैं। जैसे भूकंप आना अचानक है, पर्वत निर्माण धीमी गति। ठीक है। चट्टान चक्र, रॉक साइकिल के प्रक्रिया के अंतर्गत पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर किस चट्टान में बदल जाता है जी? तो देखिए, मैग्मा क्या है? आग है, और आग से जो बदलेगा उसको आग्नेय चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान। इसी से जो सेडिमेंट कटेंगे उस जाके बनेंगे, वो बनेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान रूपांतरित होके, जैसे चूना पत्थर, वो रूपांतरित होके बन जाएंगे रूपांतरित चट्टान, जैसे मार्बल। ठीक है, चलिएगा। भूकंप का उद्गम केंद्र, जहां से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस या फिर भूकंप का केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस या फिर भूकंप का केंद्र। भूपर्पट्टी के नीचे जहां हलचल शुरू होती है उसे फोकस कहते हैं। इसके ठीक ऊपर के सतह को अधिकेंद्र कहते हैं। जहां यहाँ मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो इसके अंदर अगर यहाँ हलचल शुरू हुआ, बाहर जाके भूकंप कर दिया, तो अंदर वाला जगह को ना क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। और जहां इसके ठीक ऊपर वाला बिंदु को हाइपोसेंटर कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है। नदी जब मुहाने पर पहुंचती है तो उसके द्वारा लाई गई गाद और मिट्टी कई वितरिकाओं में बढ़ जाते हैं, जिससे त्रिभुज के आकार का क्षेत्र बनता है। उसे क्या कहते हैं जी? तो जब वह क्या कहते हैं, नदी के मुहाने पर उसके, जैसे देखिए यहाँ से एक नदी बह रही है मध्य, और समुद्र में मिलना है, तो यहाँ पर उसका लाए द्वारा गाद यहाँ पर जम जाएगा, ऐसे इधर से नदी बहना शुरू हो जाएगी और समुद्र में जाकर मिलेगी मुहाने पर। तो इस क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा वगैरह। और जब नदी आके मैदानी क्षेत्र में घूमेगी तो उसको कहेंगे विसर्प, है ना। समुद्र में मिलने से पहले नदी की गति मंद हो जाती है, इसके कारण उसका जो मलबा होता है ना, वो बीच में जम जाता है और वो त्रिभुज जैसा क्षेत्र बना लेता है, उसी को डेल्टा कहते हैं। समुद्र की तरंगों द्वारा तटीय क्षेत्रों में अपर्दन के फलस्वरूप लंबवत खड़ी चट्टानी दीवार जैसी आकृति बनती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको जी हम कहा गया? सी क्लिफ। सी क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या होता है? समुद्र में कोई पहाड़ है ऐसा, समुद्र बार बार उसको काट रहे तो कट के एकदम सीधा बच गया ऐसा, तो इसको सी क्लिफ कहेंगे। क्या कहेंगे? सी क्लिफ। नीचे से काट देता है इसलिए वो दीवार की तरह सीधा बन जाता है। हिमनद की आकृतियों के बारे में अगला प्रश्न है कि हिमनद द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में बनाई गई गहरी दरी जैसी आकृति, इसमें पानी भरने से सुंदर झील बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सर्क कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? उसे सर्क कहते हैं।
चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हमें जल्दी इस क्लास को खत्म करना है। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिए कि आप कहाँ से हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका एक छोटा सा कमेंट हमको बहुत हिम्मत देता है। चलिएगा, जापान के तट के पास से बहने वाली कुरिल या फिर ओयासियो धारा किस प्रकार की महासागरीय धारा है? तो ओयासियो जो धारा है जो जापान के तट के पास बहती है वह एक कोल्ड करंट है, ठंडी धारा है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने पर वायु दाब की स्थिति कैसी होती है? जब तापमान कम होता है तो जो प्रेशर होता है, वायु दाब होता है, वो बहुत उच्च होता है, बहुत हाई वायु दाब होता है। चलिएगा, हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। किसी भी समय वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और जब हवा पूरी तरह से जल वाष्प से संतृप्त हो जाती है तो संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना। और उसमें शेर पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के घास लंबे लंबे होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। प्रेयरी दक्षिण अमेरिका के और पंपास उत्तर अमेरिका के। दक्षिण अफ्रीका की बात जब होगी तो वेल्ड कहा जाएगा घास के मैदान। दक्षिण अफ्रीका के ऊंचे पठारी शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है, जो मवेशी पालन और भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। पंक्रिन बस्तियां क्या है? पंक्रिन बस्तियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो यह मुख्य रूप से पहाड़ी जंगलों या फिर अत्यधिक विषम जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की बस्तियां में प्रकीर्ण बस्तियों में क्या होता है? एक घर दूसरे घर से काफी दूर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो दूर दराज और दुर्गम क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है एयरवेज, वायु मार्ग। समझे? वायु मार्ग सबसे तीव्र साधन है और यह प्राकृतिक बाधाओं जैसे पर्वत, मरुस्थल, महासागर को पार कर दुर्गम स्थानों तक पहुंच सकता है। कहाँ गया? अमेजोन बेसिन के वनों में पाए जाने वाले ब्रोमेलियाड के पौधों की क्या विशेषता है? अमेजोन बेसिन में जो ब्रोमेलियाड के पौधे पाए जाते हैं इसकी क्या विशेषता है? तो यह एक विशेष पौधा है जो अपनी पत्तियों में पानी जमा करके रखता है, जिसका उपयोग मेढक जैसे जीव करते हैं। यह पानी के भीतर उगने वाले शैवाल है ना। चलिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के मैदानी क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है जी? तो जिसके लिए प्रचुर जल की आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है वो धान है। इसमें गेहूं पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वर्षा जल को एकत्रित करके उसका भंडारण करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा जल संग्रहण, जिसमें हम वर्षा के जल को एकत्रित करके भंडारण करते हैं। इससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है और पानी की कमी से भी छुटकारा मिलता है। मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है जी? तो यह जनक सेल जो है उसकी प्रकृति कैसी है और जलवायु, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जनक सेल, पेरेंट रॉक इंपॉर्टेंट है और जलवायु कैसी है, इससे ही मृदा का निर्माण होता है। क्योंकि मिट्टी के निर्माण मुख्य रूप से मूल, चट्टान, जलवायु, उच्चावश, समय और जैविक पदार्थों के आपसी प्रभाव से होता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की मुख्य विशेषता क्या होती है? यहाँ फसलें वाणिज्यिक अनाज कृषि में व्यवसायिक उद्देश्य से उगाई जाती है और बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह खनिज का उदाहरण है? लौह खनिज का उदाहरण है, लौह नहीं है, लौह है। लौह चाहे लोह, मेटलिक फेरस मिनरल। कहाँ गया लौह वयस्क? लौह आयरन और क्या है? एक लौह खनिज है, मेटलिक खनिज है। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी शर्त सबसे अनुकूल है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में तीव्र निरंतर चलने वाली, अगर हवा तेज हो, लगातार चले, तभी पवन ऊर्जा हमको सफिशिएंट रूप से मिल पाएगा।
क्योंकि पवन चक्कियों को घुमाने के लिए तीव्र हवा की जरूरत होती है। आकार या निवेश के आधार पर उद्योगों को किन दो मुख्य प्रकार में विभाजित किया जाता है? तो आकार और निवेश के आधार पर उद्योग को लघु उद्योग और बृहद उद्योग, मतलब कुटीर उद्योग और भारी उद्योग में बांटा जाता है, साइज के अनुसार चाहे इन्वेस्टमेंट के अनुसार। ठीक है। लोहा और इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों की रीढ़ कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि सारी उद्योगों में जितने उद्योग बनेंगे, जितनी फैक्ट्री बनेगी, जितनी मशीनें बनेंगे, सब लोहा से बनेगा, मेटल से बनेगा, लोहा से, इस्पात से बनेगा। अगर लोहा ही नहीं होगा तो बाकी कोई इंडस्ट्री में मशीनें कैसे बनेगा जी? तो सही उत्तर आपका जाता है बी, क्योंकि अन्य सभी उद्योग अपने औजार मशीन आधारभूत संरचना के लिए इसी पर निर्भर है। जिस देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, उस देश की जनसंख्या पिरामिड का आकार आमतौर पर कैसा होता है? तो जिस देश में जन्म और दर और मृत्यु दर एक जैसा होता है, उसमें जनसंख्या के पिरामिड का आकार आमतौर पर कैसा होता है? नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर जाते हुए पतला हो जाता है, त्रिभुजाकार के जैसा। ठीक है। ऐसे पिरामिड विकासशील देशों के यह दर्शाते हैं कि बच्चों की आबादी अधिक है, वृद्धों की संख्या कम है। अरे प्रश्न, हाँ ठीक है। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो सीएफसी है जी। सीएफसी अगर नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अच्छा, सीएफसी ओजोन परत के डिफ्रिएशन क्या कहते हैं, क्षरण के लिए है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार है, क्योंकि यह धरती को गर्म कर देती है। पृथ्वी अपने कक्षीय तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो पृथ्वी अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री सेल्सियस का कोण, सेल्सियस नहीं, डिग्री का कोण बनाती है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? क्योंकि यह हमेशा बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है। तो अंटार्कटिका को व्हाइट कंटिनेंट या फिर श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह हमेशा बर्फ की परत से ढका हुआ रहता है। मानचित्र पर 4 मुख्य दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को क्या कहते हैं? मानचित्र पर 4 प्रमुख दिशाओं को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रधान दिग्बिंदु। क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु। उल्का पिंडों का जलना, ओजोन परत की उपस्थिति क्रमशः वायुमंडल के किन 2 परतों में पाई जाती है जी? तो ओजोन परत जो है ना, वह समताप मंडल के निचले हिस्से में होती है ना, जबकि उल्का पिंड मध्य मंडल में प्रवेश करते ही जल जाती है। और समताप मंडल के निचले हिस्से में कौन से मंडल क्या कहते हैं? समताप मंडल के निचले हिस्से में होती है, तो आपका सही उत्तर होता है बी। और समताप मंडल में क्या होता है? एरोप्लेन चलता है। पृथ्वी की पर कुल क्या कहते हैं? पृथ्वी पर कुल अलवण, जैसे मीठे, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल अलवण मीठे जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस रूप में है? तो यह बर्फ की चादरों के रूप में ग्लेशियरों में जमा हुआ है। मीठे पानी का लगभग 70% से अधिक हिस्सा ध्रुवीय प्रदेशों और पर्वतों पर हिम नदों तथा बर्फ के चादरों के रूप में जमा है। मानव संसाधन से एक प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट। मानव संसाधन क्या है? किसी भी देश के मानव संसाधन क्यों सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी देश के विकास में मानव संसाधन क्यों सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उन्हें मूल्यवान एवं उपयोगी बनाते हैं। प्रकृति की देन केवल तभी संसाधन बनती है जब मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल और श्रम से उसका उपयोग करना सीखता है। तो आज का पार्ट 2 का 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर लिखें कि आप कहां से हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।